हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो सेबी ऑडियंस पढ़ते रहना, अभी डेट आने वाली है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम होने वाला है, हमें ढंग से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नया सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी। ऑनलाइन इसका ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज हम अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा लॉस साथ साथ चलता रहेगा, आप उसको रिवाइज करते रहना और पढ़ते रहना। कोई दिक्कत तो प्लीज़ मेल मी, मैं आपको पर्सनली भी कॉल करके समझा दूंगा अगर कोई दिक्कत हो रही है। आज का जो क्लास है इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हम स्टार्ट करा, आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा ढंग से सुनना। और मैनेजमेंट और जो भी आपके एमबीए उनके लिए भी बहुत, आज हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। ये होता क्या है, ये इसके अंदर मतलब हमें पढ़ना क्या है, हमें देखना क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसको हमें इंटरप्रेट कैसे करना है। आपका पहली बात तो हम पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर अभी हम देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या 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 आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई बोलता है तो उसको हमें इंटरप्रेट कैसे करना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब। बेटा उसका मतलब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक डे पे बनता है, एक डे एंड हुआ उस दिन वो बैलेंस शीट बना कि मेरे स्टेटमेंट मतलब मेरा कंपनी का अफेयर, मेरे पास कितना पैसा, कितना कैपिटल, उसके रिस्पेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट, एक पर्टिकुलर डेट, एज ऑन डेट है। समझ में आ रही बात। 31 मार्च 2020 पर 31 मार्च 2020 को मेरे पास कितना कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटीज है, और कितना मेरे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स हैं जो उस लाइबिलिटी को कवर करेंगे, और कौन से एसेट्स हैं जो मेरे इक्विटी वालों को बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो बात। यही तो मतलब है बैलेंस शीट का। एक डे पे उसका फेयर क्या है, एक पर्टिकुलर डे पे स्टेटमेंट, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटी कितनी, एक पर्टिकुलर डे पे। ओके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वो एक पीरियड का बनता है, एक डे का नहीं बनता। आपने एक साल में कितना प्रॉफिट बनाया, आपने एक साल में कितना लॉस दिया अपने शेयर होल्डर्स को, कितना पैसा गवा दिया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना पैसा लुटा दिया। हाँ सर, थैंक यू। ये क्या है सर, SOCEI, सोई सोई क्या है। बेटा कुछ नहीं है ये, इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है। बेटा सर आपने तो कहा बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी आता है। हाँ, अभी आपको बैलेंस शीट को एलैबोरेट करना होता है, आपको बैलेंस शीट समझानी है। आप एक पेज में बैलेंस शीट अपने एसेट्स और लाइबिलिटी डाल के लोगों को दे दोगे, हाँ भाई देख लो, जिसको समझना अपने आप समझ लो, सीए हायर कर लो, प्रोफेशनल हायर कर लो, वो तुम्हें समझाएंगे। उन्होंने उसको थोड़ा सा कहा कि आप इसको थोड़ा एलैबोरेट करके लोगों को समझाओ, अपने स्टेक होल्डर को समझाओ। उन्होंने कहा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आपकी इक्विटी में क्या चेंज आया, आपने कुछ नए शेयर्स इशू किए, आपने कुछ रिडीम किए, आपने कुछ रिडक्शन किया, और आपने उस इक्विटी का पार्ट आपके रिजर्व सरप्लस जो आपके प्रॉफिट उठ के आया, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से उठ के आपका प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर आया, ये आपने इक्विटी वालों के लिए प्रॉफिट कमाया। ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सब्जेक्ट, हमारे इस सिलेबस के अंदर भी है कि कंपनी का, ठीक है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, हम मानते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, बट कंपनी के पास कैश है, कैश आया, कैश का फ्लो कैसा है, कैश का करंसी तो नहीं है। लोग माल खरीद रहे हैं बट क्रेडिट पे खरीद रहे, पैसा नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे हमें, तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे जो यूएस के अंदर ये जो हमारी कंपनी थी जिसे सत्यम स्कैम जो हुआ था, बेटा उनका, उन्होंने प्रॉफिट ऐसे कुक प्रॉफिट, ओहो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है कंपनी के अंदर। सत्यम का जो स्कैम हुआ था, अपनी बुक्स में प्रॉफिट दिखा रहे थे, बट उनके पास कैश नहीं था। उनकी बैलेंस शीट के अंदर कैश एकदम निखर के आ रहा था कि इतना हजार, इतना कैश का क्या करोगे। एक रिपोर्टर ने पूछा कि जो रामालिंगम जो था रामालिंगम, कि ये जो कैश है इसका आपको कुछ बिजनेस प्रोस्पेक्ट है। उन्होंने, एक रिपोर्टर ने बीच में ना, मतलब ये जब ये स्कैम खुला नहीं था तो उसने पूछा, तो जो उसका था ना, उसका मुंह बन गया कि ये हमारे पर्सनल मैटर्स है, ये स्ट्रेटेजिक, हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कैश रखा हुआ है। समझ रहे हो बेटा। तो ये कैश फ्लो भी हमें चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ सर हमें समझ में आता है। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके नोट्स। नोट्स क्या, वो बैलेंस शीट की हर एक आइटम को नीचे एक्सप्लेन करता है, हर एक आइटम को। जैसे इक्विटी है, इसकी इक्विटी का तो एसओई आ गया, करंट एसेट्स है अगर बैलेंस शीट के अंदर, या करंट लाइबिलिटीज है, उस करंट लाइबिलिटी को वो नीचे एक्सप्लेन करेगा किस नेचर की लाइबिलिटी है, बैंक की है, क्रेडिटर ट्रेड पेबल है, बैंक के अंदर क्या वर्किंग कैपिटल है, टर्म लोन है, वो हर चीज एक्सप्लेन करेगा। तो वर्किंग कैपिटल बोलो तो बेटा जो बिजनेस रन करने के
हम लोन लेते हैं, और टर्म लोन जो केपेक्स करने के लिए होता है जनरली। हमें सर समझ में आता है कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स टू एसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सबको मिला के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। हम किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर देने को कह रहे हैं तो सिर्फ बैलेंस शीट नहीं है उसका मतलब, बैलेंस शीट और पीएनएल ही उसका मतलब नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट और पीएनएल। हाँ सर, हमें समझ में आती है कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है। आज हम सिर्फ बैलेंस शीट को पढ़ना सीख रहे हैं कि बैलेंस शीट को आप इंटरप्रेट, आप पढ़ोगे कैसे, उसका मतलब क्या है। मतलब हम एक एक अगर चीज लिखी हुई है तो हम उसको क्या, हम समझे क्या कि ये क्या चीज है। उसमें से काफी सारी चीजें आपको बताऊंगी, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये। हाँ सर, हमें बताओ। बेटे सबसे पहली बात तो शेड्यूल 3 आपको पता है ना। शेड्यूल 3 हमारे कंपनीज एक्ट ने शेड्यूल 3 दिया, उसके अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट और एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो आपको अपेयर वो पता चलता है। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, हम फॉर्मेट देखेंगे। ओके सर। सर सारे शेड्यूल 3 के साथ बनाते हैं, सारे सारे शेड्यूल 3 के साथ बनाते हैं? नहीं बेटा, जो कंपनीज है ना, कंपनी एक्ट के अंदर जो कंपनी रजिस्टर होगी उसको शेड्यूल 3 मानना पड़ता है सर। जो कंपनीज एक्ट में नहीं, जैसे पार्टनरशिप और ये जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो शेड्यूल 3 नहीं मानते बेटा, उन पर कोई कंपल्शन नहीं, जैसे मर्जी बनाओ। हाँ सर। क्यों सर, ऐसा क्यों बेटा, उनका कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट थोड़ा ना, और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, छोड़ो उनको, छोड़ो, हम उनकी बात ही नहीं करनी। हमारे सिलेबस में कंपनी एक्ट है, हम कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, हम सेबी का पेपर दे रहे हैं। सेबी हमारे कंपनी एक्ट के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनी है उसको देखता है, हाँ ठीक है कि नहीं है। हाँ सर, हम शेड्यूल 3 की बात करेंगे। चलो ठीक है बेटा, हम शेड्यूल 3 पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने एक बार सिलेबस देख लो कि अकाउंटेंसी का ये सिलेबस है, कॉमर्स अकाउंटेंसी का ये सिलेबस है। आज सर इसमें से हम क्या पढ़ेंगे? आज बेटे हम जनरल पढ़ रहे हैं, और हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आज की क्लास के बाद आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट बन गए हैं सर। बेटा थोड़ा सा भावनाओं में मैंने बह के बोल दिया, बट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। मैं इतनी कोशिश करूंगा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के एकदम ब्लैंक नहीं हो जाओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। इंजीनियर्स भाई, यू कैन डू इट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पढ़नी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ना चाहते हैं, आप हमें बताओ, ठीक है। अभी हमें कंपनी का, बेटा आप कोई भी कंपनी का, मैंने किसी कंपनी का बैलेंस शीट लेके नहीं आया, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखा दूँ, और उस बैलेंस शीट के अंदर हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस बैलेंस शीट का ये पार्ट है, इसका क्या क्या इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है सर। थैंक यू। हमें बताओ, अब शेड्यूल 3 स्टार्ट करो। बेटा बैलेंस शीट आ रही है आपके पास, आपके पास बैलेंस शीट आ रही है। आप काम कैसे स्टार्ट करोगे? आप काम कैसे स्टार्ट करोगे? कैपिटल लगा के। आप अपना पैसा लेकर आए, कंपनी कंपनी ये मेरा पैसा ले लो। एक और बात मैं आपसे एक एक जनरल बात करना चाहता हूँ। मैं अभी स्क्रीन ब्लैंक है, मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, अब मेरी तरफ देखो। एक कंपनी जो बनी वो लीगल एंटिटी है। हाँ सर, कंपनी एक्ट में कंपनी बनी लीगल एंटिटी। मैं उसका एक शेयर होल्डर हूँ, मैं उस कंपनी का ओनर हूँ, मैंने उस कंपनी के अंदर पैसा लगाया, मैंने उस कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, काफी सारे लोगों ने मिलकर पैसा लगा दिया, काफी सारे ओनर है, काफी सारे लोगों ने मिलकर पैसा लगा दिया। बेटा कंपनी मेरे को कुछ ओ करती है, जो मैंने उसको पैसा दिया कंपनी मेरे को वापस देगी, कमा के देगी कुछ। तो कंपनी के लिए मैं जो हूँ, कंपनी के लिए थोड़े सा मतलब लाइबिलिटी नेचर का हूँ कि कंपनी मेरे को पैसा वापस करेगी। कंपनी अलग, ओनर अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी है। हाँ सर, हमें ये बात समझ में आती है कि दोनों का नेचर अलग है, कंपनी अलग और उसका ओनर अलग। कंपनी ने इस ओनर से पैसा लिया तो इसकी लाइबिलिटी है, ये कंपनी को वापस करेगी पैसा। हाँ सर, हमें बात समझ में आती है। अब हम शेड्यूल 3 पे आ रहे हैं। शेड्यूल 3 का पहला पार्ट, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। हम पैसा लेकर आए, शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी के अंदर डाल दिया, ये लो जी कंपनी पैसा, मैं शेयर होल्डर, मैं कह दूं कंपनी मेरे को आप पे बहुत भरोसा है, ये लो पैसा 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल के अंदर 1 करोड़ रुपए आ गया। बेटा ये जो नोट नंबर लिखा है ना, ये नोट नंबर, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। काफी सारी चीजें होती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इस नोट में मैं लिख दूंगा कि आपको शेयर कैपिटल के बारे में जानना है, तो आप नोट नंबर 1 पे कृपया जाइए। तो वो नीचे नीचे जाएंगे तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होगा शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिखा होगा एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो जो 5% से ऊपर शेयर होल्ड करता है, जो 5% से शेयर ऊपर होल्ड करता है उसका नाम लिखे जाएंगे, उसका पैन नंबर लिखा जाएगा। हाँ सर, लिख देंगे, हमें समझ में आती है। नोट्स का ये मतलब है कि नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। शेयर कैपिटल, मैंने कंपनी को पैसा दिया
और कंपनी, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे मैंने पैसा दिया ना, मैं शेयर कैपिटल बढ़ गई और कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ गया। बैंक 1 करोड़ मैंने दिया और कंपनी का बैलेंस बढ़ गया। कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ी, इधर से कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ी, उधर से कंपनी का एसेट बढ़ गया। मैच होगी, बैलेंस शीट मैच। ठीक है सर। शेयर कैपिटल आपको समझ में आती है, बिजनेस कराने का खर्चा। रिजर्व एंड सरप्लस, जो बेटा कमाया, मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, वो शेयर होल्डर का पैसा है। वो शेयर होल्डर का पैसा है, तो उसको शेयर होल्डर के साथ साथ रखो। आप शेयर होल्डर के नीचे नीचे रखो बेटा, तुम्हारा ही पैसा है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व फ्री रिजर्व भी हो सकते हैं, कुछ हमने कमिट करके रख दिए कि ये रिजर्व जो है हम इस खर्चे के लिए यूज करेंगे। ठीक है सर, हमें समझ में आती है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर ये शेयर वारंट क्या है? शेयर कैपिटल जब आप इशू करते हो ना, तो उसके अंदर आपका नाम आ जाता है। अमिताभ बच्चन के नाम पे शेयर है, अमिताभ बच्चन का नाम आ गया। शेयर वारंट के अंदर आप नाम नहीं देते। जिसके पास ये शेयर वारंट है, जिसके मुक्का मार के किसी ने ले लिया शेयर वारंट, वो उसका हो गया। जिसका शेयर वारंट है वही ओनर है। ठीक है बेटा, मुक्के मारो, शेयर वारंट लो जाके, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। मुक्के मारो, शेयर वारंट ले लो। ठीक है सर, शेयर वारंट हमें समझ में आती है कि क्या चक्कर है। आपने, हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आप शेयर एप्लीकेशन मनी ले आए, बट अभी तक आपने अलॉट नहीं करी। कंपनी की लाइबिलिटी है, या तो वो कंपनी वापस करे, या तो वो कंपनी शेयर दे। अगर शेयर अलॉटमेंट हो जाएगी, तो ये जो एप्लीकेशन वाली मनी है वो उठ के यहाँ पर आ जाएगी शेयर कैपिटल के अंदर। हाँ सर, हमें समझ में आती है। अगर ये अलॉटमेंट नहीं हुई, तो यहाँ से शेयर कैपिटल का काटा मारो, यहाँ से शेयर कैपिटल एप्लीकेशन मनी हटी, और वहां से एसेट साइड से बैंक अकाउंट का पैसा निकला। हाँ सर, इधर से शेयर एप्लीकेशन मनी हटा दो और वहां से बैंक का पैसा हटा दो। ओके, ओके, हमें ओनर का पैसा समझ में आ गया कि ओनर ने बैलेंस शीट में क्या पैसा डाला। आगे बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है बेटा? जो 1 साल से ऊपर की लाइबिलिटी पेमेंट करनी है ना, लाइबिलिटी जो हमें 1 साल से ऊपर की है, मैंने टर्म लोन ले रखा है, कितने, 7 साल का, 20 साल का, 10 साल का मैंने लोन ले रखा है। मैंने डिबेंचर्स ले रखे हैं 10 साल के। मैंने 20 साल, मैंने इरिडीमेबल डिबेंचर बॉन्ड ले रखे हैं, यस बैंक ने दे रखे हैं ना इरिडीमेबल बॉन्ड, मैंने वो दे रखे हैं। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर आ जाएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर आ जाएगा। वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है भाई, हमारा 1 साल तो हमें बाद में देना है, हम धीरे धीरे करके देंगे। अभी 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 पैसा बाहर नहीं जाने वाला, हमने लॉन्ग टर्म। हाँ सर, लॉन्ग टर्म हमें समझ में आता है, इसमें ये डेफर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग हम समझ गए। व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? बेटा ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे डीप में। मैं आपको नट शेल में बता दूँ कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या है। बेटा जो आपका प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट आता है, वो अलग है। जो प्रॉफिट आपका एज पर इनकम टैक्स एक अलग से भी निकलता है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम बताएंगे कि आपका प्रॉफिट क्या है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसके अंदर से एक लाइबिलिटी या एसेट खड़ा होता है। हैं? कैसे? बेटा इनकम टैक्स वालों ने मेरे से अगर ज्यादा टैक्स ले लिया, तो मैं एक एसेट खड़ा करूंगा कि ये जो इन्होंने मेरे से इस बार ज्यादा टैक्स लिया है ना, मैं आगे जाके रिकवर करूंगा अपने आने वाले टाइम के अंदर। हाँ सर, अगर इन्होंने इनकम टैक्स वालों ने मेरे साथ कम टैक्स लिया एक बार, तो मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, आगे जाके मैं इनको ज्यादा टैक्स दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना ही, अभी आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको पढ़ेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मेरे को लगता है कि आपके पेपर के अंदर डेफर्ड टैक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कोई भी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हम कोई 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 एसेट लेने वाले हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोविजन बनाए जा रहे हैं, हम प्रोविजन बनाए जा रहे हैं कि हमें जाके एसेट लेना, हम प्रोविजन बना रहे हैं। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमें समझ आता है। इस प्रोविजन के अगेंस्ट हमारा कोई एक्स्ट्रा, हमें कुछ पेमेंट करनी होगी। करंट नेचर का सर क्या होगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लिया बैंक से। हाँ सर। ट्रेड पेबल, आपने जो बिजनेस करने के लिए आपके क्रेडिटर्स है ना, बिजनेस कर रहे हो आप, आपने माल उधार पे लिया, ट्रेड पेबल। अदर करंट लाइबिलिटी में सर क्या आएगा? अदर करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? आपकी जो टैक्स छोटी मोटी पेमेंटें हैं, टीडीएस, जीएसटी, ये सारी अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आती है। छोटे मोटे बिजनेस के एक्सपेंस हैं, आपने चाय वाले को भी पेमेंट नहीं करी, आप वो यहाँ पे लिख दोगे। बेटा चाय का बिल भी वो कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा बेटा? 1 साल वाले प्रोविजन, जैसे इनकम टैक्स का प्रोविजन बनता है, हमें इनकम टैक्स पे करना है और हमने कर दिया। हाँ सर। बेटा आपकी जो मतलब ये शेयर होल्डर एंड लाइबिलिटी वाली साइड यही है। सिर्फ इतना ही आपको समझना था कि इक्विटीज एंड लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है। हाँ सर, हमें समझ में आता है। अगर हमें समझ में नहीं आएगा, हम आपको मेल करेंगे।
आप हमें फ़ोन करना। हाँ बेटा मैं करूँगा, आप मेरे को मेल करो, मैं आपको फ़ोन करूँगा। ओके। अब हम एसेट साइड पढ़नी है, थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आ रही है हमें एसेट साइड पढ़ना है। एसेट के अंदर सर क्या होगा? एसेट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एसेट या तो नॉन करंट नेचर के हैं, नॉन करंट नेचर बोले तो फिक्स्ड एसेट्स पड़े हैं, जिस एसेट को मैं अभी बेच के पैसा नहीं निकाल सकता, जो लॉन्ग टर्म नेचर के लिए मैंने ले रखे हैं कि लॉन्ग टर्म, हाँ इससे मैं बिजनेस करूंगा, ये मशीनरी मेरे को चाहिए बनाने के लिए काम, मैं मशीनरी लिए ताकि मैं इन्वर्टर बनाऊं, मैंने वो रखी हुई है मशीन, लॉन्ग टर्म नेचर की है। लॉन्ग टर्म नेचर बट एसेट कितने टाइप के होते हैं बेटा पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट कहते हैं टैंजिबल एसेट्स, बड़ी बड़ी मशीनरी या टैंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स बेटा अगर कोई एसेट हमने कोई गुडविल अगर परचेज करी है ना, किसी कंपनी की गुडविल, किसी का ब्रांड नेम हमने खरीद लिया जाके कि तेरा ब्रांड हम यूज करेंगे, तेरा ब्रांड बिकता है बाहर बेटा, ब्रांड की वैल्यू है। किंगफिशर का जो अभी स्कैम हुआ था, किंगफिशर ने जो लोन वोन लिया था ना, वो अपनी चिड़िया, जो उसकी किंगफिशर की चिड़िया बर्ड का साइन है ना, उसके ऊपर इतना बड़ा लोन मिला था, उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी थी नहीं जितना उसको लोन मिल गया है। ऐसा हुआ था। हाँ सर हमें और सारी बातें बताओ। हाँ बेटा बताऊंगा, बातें आती रहेंगी, बताता रहूंगा। इनटैंजिबल एसेट्स ये होता है, पेटेंट वेटेंट या सब कुछ है वो इनटैंजिबल है। मैं पेटेंट को क्या हाथ लगा टच करता हूँ, पेटेंट है पेटेंट है, ठीक है, मैं कागज की बात नहीं कर रहा कि आपको पेटेंट मिल गया। एक इनटैंजिबल एसेट है आपका, उसकी आप वैल्यू आपको पता नहीं कितनी है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यूअर्स बैठते हैं कि आपकी इस पेटेंट की वैल्यू क्या है। कैसे निकलेगी इस पेटेंट की वैल्यू? मार्केट में आपके उस पेटेंट को लेके कौन कौन बिजनेस कर रहा है, कितना कितना पैसा कमा रहा है, उसके अंदर कुछ सोफिस्टिकेटेड मॉडल लगा के वो पेटेंट की वैल्यू निकालेंगे। हाँ सर। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? मैं कोई मशीनरी बिल्ड कर रहा हूँ, मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है? फार्मा कंपनी के अंदर। उनका रिसर्च इतना ज़्यादा होता है, डॉक्टर रेडीज लैब, ये सारे जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है ना, इनका रिसर्च इतना ज़्यादा है। ये जो अपना एक रिसर्च का खर्चा, या फिर इंटेंजिबल जो एसेट, जो अपना एक फार्मूला बनाते हैं, वो इनका एक एसेट है, वो छुपा के रखते हैं कि हम ये किसी को नहीं बताएंगे, हम ये किसी को नहीं बताएंगे फार्मूला, और हम बाद में इस फार्मूले को हम बाद में यूज़ करके इससे पैसा कमाएंगे। हाँ सर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है किसी कंपनी के अंदर, और मैं ये कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, मैंने सब्सिडरी कंपनी के अंदर पैसा डाला, तो मैं दिखाऊंगा ना कि मेरे एसेट में आ रही है वो सब्सिडरी कंपनी, वो यहाँ पर आएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर टैक्स एसेट, बेटा भाई उधर लाइबिलिटी आ रही है, इधर एसेट्स आ रहे हैं डेफर टैक्स का। ओके। हाँ सर। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने लोन दिल खोल के बांटे, आओ लोन ले लो, आओ लोन ले लो। बेटा मेरा एसेट है, मैं कुछ टाइम बाद वो वापस रिकवर करूंगा, 1 साल से ऊपर बाद में रिकवर करूंगा, तो मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है। सर हम लोन्स एंड एडवांस क्यों दे रहे हैं? बेटा कंपनी के पास पैसा इतना आ गया है, पैसा हाई, उनके पास बिजनेस बढ़ाने, वो बढ़ा चुके हैं बिजनेस, उनके पास अभी वाइबल ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा बिजनेस बढ़ाने का, और उन्होंने कहा हम लॉन्ग टर्म लोन देंगे, बैंकों को लोन दे रही कंपनियां, इतना पैसा है, और उनसे इंटरेस्ट कमा रही है। हाँ सर। ओके। अदर नॉन करेंट एसेट, बेटा जब कुछ नहीं बचता ना तो उसको अदर में डाल दो। इसका एग्जांपल स्पेसिफिक तो कुछ आया नहीं है, कोई भी चीजें अदर नॉन करेंट, अगर इसमें ऊपर कुछ नहीं हुआ तो अदर नॉन करेंट एसेट्स में डाल दो, उसको आप नोट देकर नीचे एक्सप्लेन कर दो ये क्या अदर नॉन करेंट एसेट्स है। हाँ सर। थैंक यू। अब सर करंट के बारे में बताओ, करंट क्या होगा? बेटे करंट, आपका मेन बात तो करंट, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या? आपने 3 महीने की एफडी कर दी, या फिर आपने कोई ऐसा एसेट लिया, चलो एफडी तो आपकी कैश के अंदर हम काउंट कर सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। आप करंट इन्वेस्टमेंट, आपने छोटे टाइम के लिए कोई अपने म्यूचुअल फंड ले लिया, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, आपके पास फालतू कैश था, आपने कहा ये इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी है, हम इसको वापस निकाल लेंगे। ये सब्सिडरी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट होती है वो करंट में नहीं आती, वो नॉन करंट में जाती है। हाँ सर हमें समझ में आती है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने उस कंपनी को बनाया, खड़ा किया, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में छोटा मोटा पैसा वाला निकाल लेंगे। इन्वेंट्री, बेटा आप अगर ट्रेडिंग नेचर कंपनी हो ना, आपकी इन्वेंट्री पे ही आपका काम चल रहा है। एक कंपनी की जो आप शेयर कैपिटल लेकर आए ना, मेजर पैसा आप इन्वेंट्री में डाल के उस इन्वेंट्री को रोटेट करके, बेच बेच के, खरीद खरीद के, बेच बेच के, तब आप जाके प्रॉफिट कमाते हो। तो इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। कभी इन्वेंट्री खराब हो गई, कभी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, कुछ भी हो सकता है। आप इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में हम एएस भी पढ़ेंगे। हाँ सर हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे एएस 2, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, बेटा आपने इन्वेंट्री बेची, आपको लोग ऐसे कैश लेके खड़े, आप इन्वेंट्री लेके आओ कैश ले जाओ, ऐसा नहीं होता। मार्केट में
क्रेडिट, आप पैसा आपने उधर ट्रेड पेबल आपको देने हैं, आप ट्रेड रिसीवेबल भी तो रखोगे ना। आप लोगों को क्रेडिट पे माल देकर आओगे, मेरा माल ले लो, बाद में पैसा दे देना, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर कैश हमें समझ में आता है रोकड़ा, बेटा कैश का मतलब कैश भी और बैंक के अंदर पैसा पड़ा वो भी कैश कहते हैं, ठीक है, बोलने का टर्मिनोलॉजी। कैश इक्विवेलेंट क्या है बेटा, अभी ऊपर मैंने बोला ना जो एफडी है ना वो कैश इक्विवेलेंट है, सोना वोना है कैश इक्विवेलेंट है जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ओके, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, बेटा वही शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस मैंने दे रखे हैं अपने। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने एक लोन दे दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को लोन दिया, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आया, मेरे को बिल्डिंग बनानी है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को थोड़ा सा लोन चाहिए, मैं इस समय स्ट्रेस में हूँ। मैंने कहा हाँ आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हो, मेरे आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप ये लोन ले लो, आप अपना काम चालू रखो, आपको दिक्कत आएगी वापस कर देना, जैसे पैसा आएगा वैसे वापस कर देना। हाँ सर मैंने शॉर्ट टर्म लोन, मैं इंसान हूँ, मैंने इंसानियत के नाते शॉर्ट टर्म लोन एडवांस दे दिया। एडवांस किसको दिया, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस दे दिया, उनको चाहिए था पैसा यार, मेरी कंपनी की पॉलिसी है हम 6 महीने का, अगर कोई भी एम्प्लॉय एडवांस मांगने आएगा जिसने मेरी कंपनी में 5 साल काम किया है वो मेरे एडवांस मांगने आता है, मैं उसको मना नहीं करूंगा, मैं उसको एडवांस दे दूंगा। जो कंपनी में लिखा हुआ 6 महीने का एडवांस हमने दे दिया उसको, बेटा उसकी बेटी की शादी थी, हमने कहा लो एडवांस, ठीक है। अदर करंट एसेट जो ऊपर नहीं है उसको अदर करंट एसेट। वाह बेटा आपको बैलेंस शीट समझ में आई, बैलेंस शीट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप मुझसे पूछो ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे ज्यादा अगर आपको बैलेंस शीट का एनालिसिस करना है तो ये शेयर होल्डर फंड्स, ये आपको कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स बता देंगे। हैं कैसे, बेटा आप देखो कंपनी पे कितना पैसा लगा हुआ है और उस कंपनी से, उस पैसे से कंपनी कितने रिजर्व्स कमा चुकी है। अगर इसने बहुत रिजर्व्स कमा लिए हैं, वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्स इसके एसेट्स के अंदर, इसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर, इसके इन्वेंट्री के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा कैपिटल, जितनी ज़्यादा रिजर्व, उतने ज़्यादा एसेट्स एंड करंट एसेट्स है, ये बात है। हाँ यही बात है, एक कंपनी की हेल्थ जानने के लिए आप उसके शेयर होल्डर्स फंड की तरफ जाके अपनी आंखें गड़ा लो। हाँ इसके हम शेयर, इसके रिजर्व एंड सरप्लस को स्क्रूटनी करो, किस टाइप के रिजर्व है, पैसा है कि नहीं है, हम ये चीज़ देखेंगे हमें पता चल जाएगा पूरी कंपनी। बेटे बहुत, दिस इज नॉट द ओनली थिंग की सबसे मैं कहूँगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। ओके, अगर कैपिटल है तभी तो अगर बिजनेस कर पाओगे ना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही है, आपको ये ध्यान रखना है। आप कभी बैलेंस शीट उठाओ ना, आप सबसे पहले क्या देखोगे, शेयर होल्डर फंड दिखाओ, शेयर होल्डर फंड दिखाओ, ठीक है बेटा। ओके सर ये आ गई बैलेंस शीट एज ऑन डेट, बेटा ये देखो एज एट लिखा है ना, एज एट का मतलब है उस दिन पे। हाँ सर ठीक है, हमें प्रॉफिट लॉस के बारे में बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले तो आप ये देखो फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे एक ईयर की बात चल रही है, पूरे साल की बात चल रही है। हाँ सर हमने ये भी पढ़ लिया, अब बताओ। कुछ नहीं बेटा, देखो इसका फॉर्मेट क्या है कि आपने रिवेन्यू, कितना रिवेन्यू कमाया अपने ऑपरेशन, आपने ट्रेडिंग का काम या मैन्युफैक्चरिंग का काम करके बेचा या सर्विसेज दी, उस रिवेन्यू आपके जो ऑपरेशन से जो आपने पैसा कमाया वो यहाँ पे लिख दो। हाँ सर, नीचे क्या एक्सपेंस हटा हटा के जो जो एक्सपेंस है उनको हटा दो हटा दो हटा दो, प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओके सर, हमें एक्सपेंस के बारे में बताओ, किस किस नेचर के एक्सपेंस हो सकते हैं, हमें वो पता करना है। हम यही पता करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, कैसे कैसे एक्सपेंस हो सकते हैं। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम अभी 1 सेकेंड बाद पढ़ रहे हैं, पहले हम ये देखते हैं जो आपने स्टॉक को परचेज किया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने जो स्टॉक को परचेज किया बेचने के लिए, यहाँ पर नीचे आ गया चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। ये चेंज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है, बेटे जो आपने स्टॉक, ऊपर जो आपने स्टॉक को परचेज किया, बोले तो मैंने 1 लाख रुपए का स्टॉक पिछले साल में परचेज किया। हाँ सर, और नीचे ये चेंज क्या है सर, ये चेंज समझाओ। बेटा ओपनिंग, जब आप बिजनेस स्टार्ट किया ना इस साल में, आपके पास ओपनिंग में 10,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था। हाँ सर हमें समझ में आता है, 10,000 रुपए का स्टॉक हमें पड़ा हुआ था। अब जब हम बिजनेस को क्लोज करने बैठे ना, बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, तो हमारे पास 5,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। हाँ सर, अब हमने देखा जाके गोडाउन में 5,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या फिगर लिखेंगे, ओपनिंग में आपके पास ज़्यादा स्टॉक था, आपके पास क्लोजिंग में सिर्फ 5,000 का स्टॉक रह गया, आप 5,000 का स्टॉक खा गए, आपने 5,000 का स्टॉक बेच दिया, तो आपके 5,000 ये क्या है, एक्सपेंस। आप यहाँ पे 5,000 रुपये लिख दोगे। अगर आपके पास ओपनिंग में 10,000 का स्टॉक होता
और क्लोजिंग में 20,000 का स्टॉक बचा होता, तो आपने 10,000 का स्टॉक बचा लिया, आपने इनकम कर ली 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए का स्टॉक अभी बचा हुआ है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस करके 10,000 माइनस में लिखते हैं। ये एक कॉस्टिंग के जो हमारा एक कॉस्टिंग का वो मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसके अंदर ही डिटेल में मैंने क्लोजिंग स्टॉक के और ओपनिंग स्टॉक के बारे में एक्सप्लेन किया, आप वो देखेंगे बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ सर, हम देख लेंगे। आपने कहा था आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बताओगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है बेटा? ये जो हमने नीचे निकाला ना, परचेज इन स्टॉक और ट्रेड, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज ऑफ इन्वेंट्री, ये उस फिनिश्ड जो स्टॉक है ना उसका कंजम्पशन ही बता रहा है, बट अलग अलग तरीके से बता रहा है कि आपने कितना परचेज किया और ओपनिंग और क्लोजिंग का कितना फर्क है। जो ये ऊपर बात कर रहा है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसने इन दोनों बातों को ऐड कर दिया रॉ मटेरियल के लिए। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना था, तो आपने परचेज कितना किया, लेस क्लोजिंग स्टॉक आपने कितना बचा कर रखा है। ओपनिंग स्टॉक प्लस आपने कितना परचेज किया रॉ मटेरियल को, लेस आपने क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा कर रखा। हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस क्यों किया? हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस क्यों किया बेटा? आप अगले साल यूज करोगे ये क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, हमने इसको हटा दिया। हम इसको अपनी बुक्स में क्यों दिखा, हम अपने प्रॉफिट लॉस में क्यों दिखा, इसको हटा दिया हमने। हाँ सर, हमने बता, आपकी बात हमें समझ में आती है, हमने हटा दिया। आप बोल रहे हो हमने हटा दिया, बेटा मैं बोल रहा हूँ हटा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हटा दिया। ये तरीका है काम करने का, ऐसे ही बनती है बुक्स, ठीक है ना। हाँ। इसमें नीचे हम सारे एक्सपेंस आगे लिखेंगे। एम्प्लॉय के बेनिफिट के एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोलो तो सर बेटा उनकी सैलरी, ठीक है, उनके जो हमने पी एफ के खर्चे भरे, उनको हम ट्रैवलिंग पे थाईलैंड लगे, वो खर्चे। हाँ सर। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट क्या सर बेटा? जो हमने लोन लिया काम करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस बैंक की। ओके। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स को। फिक्स्ड एसेट्स को मैं यूज कर रहा हूँ, उसका वियर एंड टीयर हो रहा है, तो उस पर हम कुछ वो एक जो हमने 1 लाख रुपए का एसेट लिया, उसको हम 10 साल यूज करने वाले थे, हैं? अब मैंने 1 साल उसको यूज कर लिया, मेरा एसेट 90,000 का रह जाना चाहिए, 10,000 मैंने यूज कर लिया, वो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दो। हाँ सर, हम लिख देंगे। सर ये अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस क्या है? ये अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस क्या है बेटा? मैंने एक खर्चा किया, मैंने कहा ये खर्चा मेरा खर्चा नहीं, मेरा एसेट है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? आपका खर्चा एसेट हो गया? हाँ। आप एक अपना मेरी बात सुनो, मैंने एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, मैंने एक कंपनी को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट बनवाई, एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी को बुलाया, आओ मेरी कंपनी के बारे में आप एडवर्टीजमेंट बनाओ। हाँ, हमने कहा ये एडवर्टीजमेंट के लिए अमिताभ बच्चन चाहिए, उससे कम हम बात ही नहीं करते। कहते हैं हाँ मिल जाएगा, जो मर्जी आपको चाहिए मिल जाएगा। मैंने कहा अमिताभ बच्चन मिलेगा? कहते हैं हाँ मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये लो मेरे से आप 5 करोड़ रुपए। मैंने 5 करोड़ रुपए उनको दिए, ये 5 करोड़ रुपए मैंने दिए। ये एडवर्टीजमेंट बेटा मैं आगे जाके 5 साल चलाऊंगा। ये 1 साल में मैं पूरा 5 करोड़ रुपए का खर्चा ले लूँ, या मैं इसको 5 साल चलाऊंगा, तो मैं इसको 5 साल के अंदर खर्चा लूँ। सर बात लॉजिक तो हमें कहता है 5 साल में खर्चा लो, बट हम क्या कर बेटा, ये एक्सपेंस को है ना आप अपने एसेट में दिखाओगे कि एक्सपेंस टू बी अमोर्टाइज्ड, कि ये वाला इस खर्चे को ये अदर नॉन करंट एसेट्स में चला गया। इस साल 4 करोड़ चला गया, मैंने 1 करोड़ का एक्सपेंस यहाँ पे डाल दिया। अगले साल ये 3 करोड़ का आ जाएगा, मैं फिर 1 करोड़ का एक्सपेंस क्लेम कर लूंगा। फिर 2 करोड़ का आ जाएगा, मैं 1 करोड़ का एक्सपेंस क्लेम कर लूंगा। है। हाँ, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस ये होता है, जो एक्सपेंस आपके इस पीरियड से रिलेट नहीं करता, आप आगे जाके उस एक्सपेंस का फायदा और भी साल में उठाने वाले हो, तो उस एक्सपेंस को हम अमोर्टाइज करने लग जाएंगे धीरे धीरे, हम उस एक्सपेंस को धीरे धीरे खाने लग जाएंगे। 1 साल में खाया, 2 साल में खाया, 3 साल में खाया, और इस केस में हमने 5 साल में खाया। ओके सर। अदर एक्सपेंस क्या है सर? ये अदर बेटा जो एक्सपेंस ऊपर आएंगे वो अदर एक्सपेंस, साफ सीधी बात है, अदर एक्सपेंस। हाँ सर, अदर एक्सपेंस, चाय का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हमने सारी चीज़ें अदर एक्सपेंस में डाली। हाँ सर। टोटल हमारी इनकम आ गई, टोटल हमारे एक्सपेंस आ गए, बिजनेस के एक्सपेंस आए, अभी बिजनेस के एक्सपेंस आए। हाँ सर। टोटल जो हमारी इनकम थी, अभी हमने सिर्फ ऑपरेशन इनकम की बात करी थी, जो हमने ऑपरेशन से कमाया, और ये हमारे ऑपरेशन के एक्सपेंस हमने आपको बताया। बेटा एक और भी इनकम है, अदर इनकम भी होती है। अदर इनकम क्या बेटा? जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसमें हमें डिविडेंड मिलेगा, उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वो हमारी कंपनी ने क्या बिजनेस करके कमाया? नहीं नहीं, नहीं नहीं, उन्होंने बिजनेस नहीं किया, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करी, उस पर इंटरेस्ट कमाया, डिविडेंड कमाया, वो उसकी अदर इनकम है।
मैं एक कंपनी की अदर इनकम को देख के मैं उस कंपनी के ऑपरेशन पे कमेंट करूंगा कि आपकी अदर इनकम, आपकी इंटरेस्ट इनकम 4 करोड़ है, वाह 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 वाह, आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, वाह। मेरे को लोग बेवकूफ बोलेंगे, कहेंगे बेटा जो ऑपरेशन से आप कमा रहे हो ना, इस ऑपरेशन से जो रेवेन्यू कमाया और इस ऑपरेशन को करने के लिए जो आपने एक्सपेंस किया, इससे जो आपने कहा कमाया, वो आपकी कंपनी को स्ट्रेंथ को बताता है, वो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को बताता है वो कितना इफेक्टिव है। ओ, हमें समझ में आता है, ऐसा ही यही मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके जो एक्सपेंस है उस ऑपरेशन को करने के, वो उस कंपनी के ऑपरेशंस को बताता है कि आपने ऑपरेशन ये काम करके, बिजनेस का ऑपरेशन करके आपने क्या कमाया। हाँ, अदर इनकम भी है, एक फैक्टर है, बट अदर इनकम उनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं, उन्होंने बाहर से कमाई। ओके, और कोई एक्सपेंस होते हैं बेटा मेरी कंपनी के अंदर कोई ऐसे एक्सपेंस है जो एक्सेप्शनल नेचर के हैं। एक्सेप्शनल नेचर में वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गए हैं, मेरी वो बैलेंस शीट खराब कर रहे हैं। अगर वो एक्सपेंस ना होते मैं प्रॉफिट में होता। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो एक्सेप्शनल नेचर का है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, कंपनी ने उसका फॉर्मेट दिया कि आप यहाँ पे अपना ऑपरेशन वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो खत्म करो, और आप बताओ कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपका कितना है, आप अपने बिजनेस से कितना कमा पा रहे हो। ओके, मैंने कहा ठीक है, मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, इसके अंदर अदर इनकम आ रही है। अगर आपको रियल ऑपरेशन जानना है, आप अदर इनकम भी हटा दोगे ना, तो उसके अंदर वो आपको ऑपरेशन वाला प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर आई उनकी बात, एक्सेप्शनल आइटम को हटा दो। ओके, हम एक्सेप्शनल आइटम को हटा रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या एक्सेप्शनल। उसके बाद कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हमने ये एक्सेप्शनल आइटम को हटाया, हमने एक्सेप्शनल आइटम को हटाया यहाँ से, हाँ हटाया। फिर हमने कहा फिर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हटा रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होगी, जो इनकम होनी नहीं थी वो इनकम होगी, या एक्सेप्शनल कोई प्रॉफिट ही हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था, जो आगे जाके नहीं होगा, हमने वो भी इसके अंदर घुसा के लोगों को पागल बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बातें हमने लिख दी कि एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने लिख दिया। फिर हम अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आए कि ये हमारा इस साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया। इस प्रॉफिट के ऊपर आ गए हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी। प्रॉफिट कमाया तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बेटा इसके अंदर देखो, उन्होंने करंट टैक्स ले लिया जो टैक्स का एक्सपेंस बनता है, प्लस डेफर टैक्स। जो इनकम टैक्स वालों ने हमें कहा ना आपकी इनकम ये है, और हमने कहा नहीं नहीं हमारी इनकम कंपनी रेट के हिसाब से ये है, उसमें जो डिफरेंस आया ना, उसकी वजह से एक डेफर टैक्स का एक्सपेंस बन गया। यही एक्सपेंस उधर जाके लाइबिलिटी या एसेट बनता है। हाँ सर, ये बात हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। मैंने कहा वेरी गुड, अगर थोड़ी सी भी समझ में आती है। ठीक, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसके नीचे हमारा प्रॉफिट आ गया। हमने टैक्स, इनकम टैक्स वालों तुम भी ले जाओ अपना पैसा, कोई टेंशन नहीं है, ले जाओ। वो ले गए इनकम टैक्स वाले। अब मेरे पास आ गया प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट, अब मैं प्रॉफिट बांटने के उसमें मूड में आ रहा हूँ। ये प्रॉफिट मैं अपनी बैलेंस शीट में लेके जाने के मूड में आ रहा हूँ। भाई मेरे शेयर होल्डर देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रॉफिट लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, अब नीचे, अब नीचे इन्होंने एक अलग चीज डाली। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आप अपनी कंपनी में कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है जो खत्म कर रहे हो, खत्म कर रहे हो आप, तो आपको वो बताना जरूरी है कि आपने उससे कितना लॉस कमाया, उससे कितना लॉस हुआ, या कितना आपने उससे पैसा कमाया। उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ ऐसे एसेट्स बेच के आपने कुछ इनकम कमा ली, वो आपको बताना जरूरी है, वो अलग से बताएंगे। वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। ठीक है, उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के ऊपर का टैक्स का खर्चा। ठीक है, और उसका फिर यहाँ पे आ गया रियल प्रॉफिट एंड लॉस, जो डिस्काउंटिंग ऑपरेशन है टैक्स देने के बाद। हाँ सर, हमें बात समझ में आती है। इसके बाद जो बचा, अब शेयर होल्डर नजरें लगाए बैठा है कि हम मेरे को कुछ दोगे, मेरे को कुछ दोगे, तुमने पूरे साल काम किया, मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ दोगे। हाँ, अब उन्होंने कहा ये पैसा आप ही का है। उन्होंने अर्निंग पर इक्विटी शेयर एंड में निकाल दी, अर्निंग पर शेयर उन्होंने निकाल के दे दी। ये आपने पूरे साल हमने मेहनत करी शेयर होल्डर्स के लिए, पर शेयर पे हमने ये कमा के आपको दिया। ओके, मेरे लिए, मैं शेयर होल्डर, मैं खुश, मेरी कंपनी ने मेरे को अर्निंग करके दी है, मैं खुश, मेरी कंपनी ने अर्निंग करके दी है। ये क्या बेसिक और डाइल्यूटेड का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब क्या, डाइल्यूटेड का मतलब क्या है? बेटा बेसिक का मतलब ये है, अभी जितने शेयर इशू हो रखे हैं, अभी जितने शेयर हैं, आप उस अर्निंग को अभी के शेयर से अगर आप डिवाइड कर दोगे, अभी के शेयर से अगर आप डिवाइड कर दोगे, तो वो बेसिक अर्निंग पर शेयर आएगा। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या है? बेटा आपको पता है
कि कुछ आगे जाके आपकी लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट होने वाली है, या तो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी आपने ले रखा है वो शेयर कैपिटल में बदलने वाला है। हाँ, तो आप डाइल्यूटेड इक्विटी ईपीएस निकालोगे, उसको हम डाइल्यूट कर देंगे। अर्निंग पर शेयर को हम जिनसे हमने और पैसे ले रखे हैं हम उनको भी दिखाएंगे कि अगर आपको मिलता तो हमारा अर्निंग पर शेयर कितना होता। हमने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, अगर वो कन्वर्ट हो जाते इक्विटी शेयर में तो अर्निंग पर शेयर क्या होती। ओके, सेंस बनता है कि हम बेसिक और डाइल्यूटेड क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ये भी हमारी कंपनी के ओनर बन जाएंगे। जो डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर है वो भी ओनर बढ़ जाएंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी जिनसे हमने ले रखे, जिनकी अलॉटमेंट पेंडिंग है, वो भी ओनर बन जाएंगे। ठीक है, हमने इसलिए बेसिक भी दिखाया, इसलिए हमने डाइल्यूटेड भी दिखाया। हाँ सर, हमें बात समझ में आती है। अभी हमारी मुद्दे पे बात अटक रही है कि एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है। बेटा ये देखो आ गया, एक्सेप्शनल क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है। बेटे एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटीज को जो हमारी ऑपरेशन की एक्टिविटी एक ऑर्डिनरी की नेचर की है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की है। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का क्या है, और देखो ऑर्डिनरी नेचर के अंदर जो रेकरिंग है वो तो आपका बिजनेस हो गया। आप एक्टिविटी कर रहे हो ऑर्डिनरी नेचर की है और रेकरिंग नेचर की है, बिजनेस नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो, वो तो आपके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चला गया। कुछ नॉन रेकरिंग नेचर की है। नॉन रेकरिंग नेचर बोले तो क्या, बेटा मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मेरे को बाहर वाले लोगों से पैसा लेना है, उन्होंने मेरे को पैसा थोड़ा सा डिले कर दिया और डॉलर बढ़ गया, मेरे को कमाई होगी, मैं अगली बार लेकर आऊंगा तो ज्यादा इंडियन रुपी लेकर आऊंगा, तो मेरी एक्सेप्शनल नेचर की नॉन रेकरिंग नेचर की इनकम होगी इस साल। क्या पता अगले साल इसका एक्सपेंस हो जाए, डॉलर का रेट गिर जाए। आंसर हमें समझ में आता है कि नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस या इनकम क्या होता है। ठीक है बेटा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही वो आता है, बट वो नॉन रेकरिंग है। हाँ सर। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा क्या मतलब, आप बोलना क्या चाहते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। बेटा मेरे धंधे से कोई लेना देना नहीं उसका, मैंने जमीन खरीदी, अपने फिक्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने जमीन डाल दी, बेटा मैं अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री को यहाँ से दिल्ली से बद्दी लेके जा रहा हूँ। बद्दी एक हिमाचल में जगह है जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है। मैंने अपनी गुड़गांव वाली फैक्ट्री, दिल्ली एनसीआर के अंदर गुड़गांव के अंदर फैक्ट्री उठाई, बद्दी ले गया, मैं हिमाचल प्रदेश में बद्दी ले गया। ये वाली जो उद्योग विहार वाली जो लैंड थी, मैंने ये बेची 150 करोड़ में, 150 करोड़ में मैंने लैंड को बेच दिया। बद्दी के अंदर मेरा 50 करोड़ में काम हो गया, बद्दी के अंदर मेरा 50 करोड़ में काम हो गया, फैक्ट्री लग गई, सब कुछ काम हो गया। 100 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा, ये अगले साल हो सकती है। बेटा लैंड कैसे बेच के आगे बढ़ते रहेंगे क्या, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर क्या, हमें समझ में आ रहा है। बेटा समझ में आया कि एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। हाँ सर, हमें समझ में आती है। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको इतनी बात समझ में आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, उसके अंदर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या। हाँ सर, हमें ये बात समझ में आती है। बेटा आज का जो लेक्चर का जो मोटिव था वो सिर्फ आपको यही बताना था, आप आपको सिर्फ यही बताना था कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने कैसे हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने कैसे हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रियल इनकम है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, क्या एक्सेप्शनल इनकम है, क्या अदर इनकम है, क्या ऑपरेशन से कितना कमा रही है। एक बैलेंस शीट के अंदर उस कंपनी की शेयर होल्डर्स की स्ट्रेंथ क्या है, उसने पैसा कहाँ का इन्वेस्ट कर रखा है, सब्सिडी में कर रखा है और कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेंट्री ले रखी है, लोगों से ट्रेड रिसीवेबल बहुत सारे करने, ट्रेड पेबल करना है, काफ़ी सारी अदर करंट लाइबिलिटी है। हैं बेटा, आज का जो हमारा बेसिक, आपको सिर्फ मेरे को समझाना था कि आपको स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पढ़ना कैसे है। आज की क्लास सिर्फ इतनी ही है, कृपया आप इसके बारे में देखिए और इसको आप समझिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पढ़ना है, आपको उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट तुक्के मारने तो तुक्के तो आप 20-20 क्वेश्चन हर जगह के पढ़ लो, क्या पता आ जाए तो लग जाएंगे तुक्के, ऐसे तुक्के मार के क्या पता हम ऑफिसर बन जाए। हाँ सर, क्या पता बन जाए, बट हम यहाँ पे, हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, हम यहाँ पे लॉजिक समझने के लिए बैठे हैं। ये क्लास में लॉजिक के अलावा कोई बात नहीं होगी। हाँ सर, हम समझते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। बेटा आप स्टेटमेंट ऑफ किसी कंपनी की, रिलायंस की, आरआईएल की स्टेटमेंट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड करो, मैं तो कह रहा हूँ आप देखो, उसके अंदर समझो कि इसके अंदर क्या है। हाँ सर, अभी हम डाउनलोड करके देख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, आप देख रहे हो।
आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है आप मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगा क्या है उसके अंदर। आपको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है, आप मेरे से पूछो, मैं इधर बैठा हूँ आपको बताने के लिए। आज की क्लास सिर्फ इतनी ही है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई सेशन। थैंक्स अ लॉट, बाय।